आज की कहानी का शीर्षक है रैना। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरी कॉलोनी में फैल गई थी कि रैना के पैर भारी हैं और इसी के साथ कल तक जो रैना पूरी कॉलोनी की औरतों में सहानुभूति और स्नेह की पात्र बनी हुई थी, अचानक ही एक उल्टा औरत में तब्दील होकर रह गई थी। और होती भी क्यों ना, अभी 1.5 साल भी तो नहीं हुए थे उसके पति को गुजरे और उसका यह लक्षण उभर कर सामने आ गया था। अब औरतों में तेरे मेरे पुराण के बीच रैना पुराण ने जगह ले ली थी। एक कहती, देखिए तो बहन जी, इस रैना को कैसी घाघ निकली कुलक्षणी, पति का साथ छूटा नहीं कि पता नहीं किसके साथ टाका भिड़ा लिया। हाँ वही तो, बाप रे, कैसे सती सावित्री बनी फिरती थी और निकली ऐसी घाघ। मुझे तो बहन जी अब डर लगने लगा है, कहीं मेरे उन पर भी डोरे न डाल दे यह। अरे छोड़िए, ऐसे कैसे डोरे डाल देगी। मैं तो जब तक बिट्टू के पापा घर में होते हैं हमेशा रैना के सिर पर सवार रहती हूँ। क्या मजाल कि वह उनके पास से भी गुजर जाए। पर बहन जी, एक बात समझ में नहीं आती, सुबह से रात तक तो रैना कॉलोनी के ही घरों में काम करती रहती है, फिर जो पाप वह अपने पेट में लिए फिर रही है वह तो कॉलोनी के ही किसी मर्द का होगा ना। हाँ हो भी सकता है, पर बज्जात बताती भी तो नहीं। जी तो चाहता है कि अभी उसे घर से निकाल बाहर करूं, पर मजबूरी है कि घर का काम कौन करेगा। हाँ बहन जी, मैं भी पूछ पूछ कर हार गई हूँ उससे, पर बताती ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है कि जैसे ही मुझे कोई दूसरी काम वाली मिल जाएगी इसकी चुटिया पकड़ कर निकाल बाहर करूँगी। सच बात तो यह थी कि कॉलोनी की किसी भी औरत ने उस आदमी का नाम उगलवाने के लिए रैना पर कुछ खास दबाव नहीं डाला था, शायद यह सोचकर कि कहीं उसने उसी के पति का नाम ले लिया तो। मगर नौकर या नौकरानी का उस शहर में मिल पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए मजबूर होकर रैना को ही उन्हें झेलना था। और झेलना भी ऐसे नहीं, बल्कि सोते जागते रैना के खूबसूरत चेहरे में अपनी अपनी सौत को महसूसते हुए। मसलन जिन 4 घरों में रैना नियमित काम किया करती थी, उन सारी औरतों के मन में यह संदेह तो घर कर ही गया था कि कहीं रैना ने उनके ही पति को तो नहीं फांस रखा है। फिर तो रोज ही सुबह शाम वे अपने अपने पतियों को खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आती। आप किसी दूसरी नौकरानी का इंतजाम नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है कि आप चाहते ही नहीं कि रैना इस घर से जाए। क्यों? मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगा? कहा ना, मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखो, रोज रोज की यह खिचखिच मुझे पसंद नहीं। साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो। क्या मैं ही खिचखिच करती हूँ? और यह रैना कैसे हमें मुँह चिराड़ती सीना ताने कॉलोनी में घूम रही है, उसका कुछ नहीं। आप मर्दों में से ही तो किसी के साथ उसका। इस प्रकार रोज का ही यह किस्सा होकर रह गया था उन घरों का जिनमें रैना काम किया करती थी। आखिर उस दिन यह सारी खिचखिच समाप्त हो गई जब औरतों ने ही खुद ही एक दूसरी नौकरानी तलाश ली। फिर तो न कोई पूर्व सूचना न मुआवजा, सीधे उसी क्षण से निकाल कर बाहर किया था सभी ने रैना को। बेचारी रैना रोते गिड़गिड़ाते ही रह गई थी, पर किसी को भी उस पर दया नहीं आई थी। कुछ दिनों तक रैना का गुजारा कमाकर बचाए गए पैसों से होता रहा था, पर जब पास की उसकी सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई तब कॉलोनी के दरवाजे दरवाजे घूमकर पेट पालने लगी थी। इसी तरह दिन कटते रहे थे उसके, और जब समय पूरा हुआ तो खैराती अस्पताल में जाकर रैना भर्ती हो गई थी।
उस कॉलोनी में कुछ ऐसे घर भी थे जिन्होंने अपने यहाँ नियमित नौकर रखे हुए थे। उन्हीं में से एक घर रमन बाबू का भी था, जहाँ रामा नाम का एक 12 वर्ष का बच्चा काम करता था। लेकिन एक दिन अचानक ही रामा को उसका बाप आकर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। घर का झाड़ू पोछा बर्तन व कपड़े धोने आदि का काम अकेले कमला जी से कैसे हो पाता। सो अब उनके घर में भी नौकर या नौकरानी की तलाश शुरू हो गई थी। कमला जी की बेटी को तो अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती थी कि वह घर के किसी भी काम में माँ का हाथ बटा सकती। सो 2 ही दिनों में घर गंदा दिखने लग गया था। जब सुबह शाम ड्राइंग रूम की गंदगी रमन बाबू से देखी नहीं गई तो उन्होंने खुद ही झाड़ू उठा ली। यह देखकर कमला जी बुरी तरह अपनी बेटी पर तिलमिला उठी थी। छी, शर्म नहीं आती तुम्हें? पापा झाड़ू दे रहे हैं और तुम बोल तो ऐसे रही हो मम्मी कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अगर यही सब कराना था तो मुझे पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? बचपन में ही झाड़ू थमा देती हाथ में। अभी बात और भी आगे बढ़ती कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे देखो तो कौन है, रमन बाबू ने कहा। दरवाज़ा खोला तो सामने गोद में नवजात बच्चे को लिए रैना नजर आई थी। उसे देखकर मन और भी खट्टा हो गया था कमला जी का। बोली थी, तू तू क्यों आई है यहाँ? रैना गिरगिरा उठी थी। कल से एक दाना भी पेट में नहीं गया है मालकिन। छाती से दूध भी नहीं उतर रहा। मैं तो भूखी रह भी लूँगी, पर इसके लिए थोड़ा दूध ही दे देती तो। कमला जी अभी उसे दुत्कारने की सोच ही रही थीं कि तभी घर के ढेर सारे काम आंखों में नाच उठे। फिर तो उनके मन की सारी खटास पल भर में ही धुल गई। बोल पड़ी, जो किया है तूने उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। खैर देती हूँ दूध, बच्चे को पिला दे। रात की रोटी पड़ी है, तू भी खा ले। और हाँ, घर की थोड़ी साफ सफाई कर देगी तो दिन का खाना भी ले लेना। बोल, कर देगी? चेहरा खिल उठा था रैना का। थोड़ी ही देर में घर को झाड़ पोंछ कर चमका दिया था उसने। बर्तन मांज धोकर किचन में सजा दिए थे। यानी चंद ही घंटों में कमला जी का मन जीत लिया था उसने। शाम को रैना जब वहाँ से जाने लगी तो कमला जी उसे टोक कर बोली थी, वैसे तो तुझ जैसी औरत को कोई भी अपने घर में घुसने नहीं देगा, पर मैं तुझे एक मौका देना चाहती हूँ। मन हो तो मेरे यहाँ काम शुरू कर दे। 150 रुपये माहवार दूंगी, खाना और तेरे बच्चों को दूध भी। आखिर एक दिन अपने बेडरूम के इतना सुनना था कि रैना सीधे कमला जी के पैरों पर झुक गई। इस प्रकार पूरी कॉलोनी में कुलक्षणी के नाम से मशहूर रैना को कमला जी के घर में काम मिल ही गया था। इसके लिए कमला जी को कॉलोनी की औरतों के कटाक्ष भी झेलने पड़े थे, पर ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप कही जाने वाली कहावत का ज्ञान कमला जी को था। रैना के घर में काम पर आने से रमन बाबू की गृहस्थी की गाड़ी फिर से पहले की तरह चलने लग गई थी। लेकिन रैना का आना उनके हक में शुभ नहीं हुआ था। जब तक रमन बाबू घर में होते, अपनी पत्नी यहाँ तक कि बेटी की नज़रों में भी संदिग्ध बने रहते। धीरे धीरे हालात ऐसे होते गए थे। रमन बाबू के दिन भर में पता नहीं कितने बार रैना को लेकर कभी पत्नी की तो कभी बेटी की झिड़की उन्हें खानी पड़ जाती थी। आखिर एक दिन अपने बेडरूम की एकांत में कमला जी से पूछ ही दिया उन्होंने, मैं चरित्रहीन हूँ क्या कि जब से यह रैना आई है तुम और तुम्हारी बेटी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो? रैना के बारे में तो आप जानते ही हैं। आप ही बताइए, जिन घरों में रैना काम किया करती थी उन घरों में के मर्द कहीं से बदचलन दिखते हैं? नहीं ना। पर रैना का संबंध उनमें से ही किसी न किसी से तो रहा ही होगा।
मैं उस मर्द को भी दोष नहीं देती। असल में रैना है ही इतनी सुंदर कि उसे देखकर किसी भी मर्द का मन डोल जाए, इसलिए आपको थोड़ा सचेत करती रहती हूँ। खैर, आपको बुरा लगता है तो अब ऐसा नहीं करूँगी, पर आप खुद ही उससे थोड़ा दूर रहा कीजिए। रैना को रमन बाबू के घर में काम करते हुए लगभग 1 वर्ष हो आया था। इस बीच रैना ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं की थी। तभी एक दिन उसे मोहन से पता चला कि उसकी माँ गांव में बीमार है। माँ की हाल सुन रैना की आंखों में आंसू आ गए थे। माँ के पास जाने के लिए उसका मन मचल उठा था, लेकिन तभी उसे अपने बच्चे का ख्याल आ गया। बच्चे के बारे में क्या कहेगी वह? समाज के लोग तो पूछ पूछ कर परेशान कर देंगे। फिर मन में आया कि जब तक माँ के पास रहेगी घर से निकलेगी ही नहीं। रही बात माँ की, तो उसे तो वह समझा ही लेगी। वैसे भी कौन सा उसे जिंदगी बिताने जाना है गाँव। सारा कुछ ऊंच नीच सोचने के बाद कमला जी से सप्ताह भर की छुट्टी की बात की थी उसने। क्या 1 सप्ताह? अभी आगे कुछ कमला जी बोलती कि बेटी ने अपनी माँ को टोक दिया था, मम्मी जरा इधर तो आइए। फिर पता नहीं उनके कान में क्या समझाया था उसने कि उसके पास से लौटकर सहर्ष रैना को गांव जाने की इजाज़त दे दी थी उसने। रैना के जाने के बाद कमला जी अपने पति से बोली थी, रैना 1 सप्ताह के लिए गांव जा रही है। अगर आप कहें तो हम लोग भी इस बीच पटना घूम आएं। काफ़ी दिन हो गए हैं माँ बाबूजी को देखे। देखो, मैं तो नहीं जा सकूँगा, यहाँ मुझे कुछ ज़रूरी काम है। चाहो तो तुम बच्चों के साथ हो आओ, रमन बाबू बोले थे। फिर तो रात की ट्रेन से ही कमला जी दोनों बच्चों के साथ पटना के लिए प्रस्थान कर गई थी। कमला जी को गए अभी दूसरा ही दिन था कि अचानक ही रात में रमन बाबू को बुखार, खांसी और सिर दर्द ने आ दबोचा। सारी रात बुखार में वह तपते रहे थे। सुबह भी बुखार ज्यों का त्यों बना रहा था। चाय की तलब जोरों की लग रही थी, पर उठकर चाय बना पाने का साहस उनमें नहीं था। वह हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठने को ही हुए थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने रैना खड़ी थी। उसे देखकर वह चौंक पड़े थे। अभी कुछ पूछते कि रैना ही बोल पड़ी, बाबूजी, जब मैं गांव पहुंची तो माँ एकदम ठीक हो गई थी। फिर वहाँ रुककर क्या करती? यहाँ मालकिन को दिक्कत होती या नहीं? पर यहाँ तो कोई है नहीं, सभी पटना। एक बारगी जोरों की खांसी उठी और वह खांसते खांसते सोफे पर बैठ गए। उन्हें इस हाल में देखकर रैना पूछ बैठी, तबीयत तो ठीक है मालिक? खांसी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए वो बोले थे, देखना कल रात से ही बुखार है, खांसी और सिर दर्द भी है। इतना सुनना था कि रैना ने आगे बढ़कर उनके माथे पर अपनी हथेली टिका दी। फिर चौंकती हुई बोल पड़ी, बुखार तो काफ़ी है मालिक, कुछ दवा वगैरह ली आपने? जवाब में सिर्फ इतना बोल पाए रमन बाबू, 1 कप चाय बना दोगी? फिर तो चाय क्या, पूरी उनकी सेवा में जुट गई थी रैना। रमन बाबू ने फ़ोन करके डॉक्टर को बुलवा लिया था। डॉक्टर ने जो जो दवाइयाँ लिखी रैना खुद भाग कर ले आई। डॉक्टर की हिदायत के अनुसार रमन बाबू के माथे पर वह अपने हाथों से ठंडे पानी की पट्टी भी रखती। खुद का खाना पीना तो भूल ही गई। अपने बच्चे को भी दूध तभी पिलाती जब वह भूख से रोने लगता। इस प्रकार 2 ही दिनों में उसकी देखभाल से रमन बाबू काफ़ी हद तक स्वस्थ हो चले थे। इस बीच रैना ने उन्हें कुछ अलग ढंग से भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था। एक तो घर का एकांत, फिर रैना जैसी खूबसूरत और चरित्रहीन स्त्री की निकटता। उसको प्राप्त करने के लिए रमन बाबू का भी मन डोल उठा था। अभी वह उनके माथे से अपनी हथेली हटाती कि एक झपट्टे के साथ उसकी डोल उठा था। रात को घर का सारा काम निपटाने के बाद रैना रमन बाबू के पास जाकर बोली, अब मैं जाती हूँ मालिक।
मालकिन तो बुधवार की रात को आएगी, मैं बृहस्पतिवार की सुबह आऊँगी। आपकी तबीयत भी अब ठीक है? जवाब में रमन बाबू बोल पड़े, अरे कहाँ, आज तो तबीयत पहले से भी ज़्यादा खराब है। जी। चौंक कर रैना ने अपनी हथेली उनके माथे पर टिका दी थी, फिर बोली थी, ना, कहाँ है बुखार? अभी वह उनके माथे से अपनी हथेली हटाती कि एक झपट्टे के साथ उसकी कलाई पकड़कर रमन बाबू बोल पड़े थे, तू भी कमाल की है, अंदर का बुखार कहीं ऊपर से पता चलता है। रैना समझ गई थी कि अब उसके मालिक पर कौन सा बुखार सवार है। चेहरे पर उनके प्रति घिन सी उभर आई थी। एक झटके से अपना हाथ उनकी पकड़ से मुक्त कराती हुई रैना बोल पड़ी थी, छी मालिक, आप भी। आप मर्दों के लिए तो औरत भले अपनी जान ही क्यों ना दे दे, पर आपके लिए वह मांस के टुकड़े से अधिक कुछ भी नहीं। इसके साथ ही अपने बच्चे को उठाकर वह तेजी से बाहर निकल गई थी। बृहस्पतिवार की सुबह रैना जल्दी जल्दी तैयार होकर रमन बाबू के यहाँ पहुँच गई। कमला जी की नज़र उस पर पड़ी तो दांत पीसती हुई बोल पड़ी थी, आ गई महारानी। अरे तुझ जैसी औरत पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी भूल की। रैना तो समझ गई थी कि मालकिन क्यों उस पर गुस्सा हो रही है, फिर भी पूछ बैठी थी, मुझसे कोई भूल हो गई मालकिन? अरे बेशरम, भूल पूछती है? अब बर्बाद करने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला था। माँ बीमार है, छुट्टी चाहिए। माँ सचमुच बीमार थी मालकिन, पर जब मैं वहाँ पहुँची तो वह ठीक हो चुकी थी। वहाँ रुकने से कोई फ़ायदा तो था नहीं। मन में यह भी था कि यहाँ आपको दिक्कत हो रही होगी, इसलिए चली आई। यहाँ आकर देखा तो मालिक बहुत बीमार थे, आप लोग भी नहीं थे यहाँ। बस मौका मिल गया तुझे मर्द पटाने का। यह क्या बोल रही है मालकिन, मैं तो लौट ही जाती, पर मालिक को उस हालत में छोड़ना ठीक नहीं लगा। मालिक को कुछ हो जाता तो? चुप चुप बेशरम, बोल तो ऐसे रही है जैसे वह मालिक न हुए कुछ और हो गए तेरे। अरे बज्जात, यह भी नहीं सोचा तूने कि किस घर में सेंध मार रही है? पर तू भला क्यों सोचेगी? अगर यही सोचा होता तो शहर क्यों भटकना पड़ता तुझे? अरे पति मेरे हैं तो जो होता मैं देखती आकर, पर बस बस मालकिन, बस। आखिर रैना के धैर्य का बांध टूट ही गया। अगर मालिक को कुछ हो गया होता तो क्या कर लेती आप आकर? अरे पति का दर्द क्या होता है यह आप क्या समझेंगी? आपके माथे पर तो सिंदूर चमक रहा है ना। मुझसे पूछिए कि मर्द के बिना औरत की जिंदगी क्या होती है। आपने मुझे कैसी कैसी गालियाँ नहीं दी, इसलिए ना कि आज मेरे पति का हाथ मेरे सर पर नहीं है। आज वह जिंदा होता तब अगर छिपकर मैं किसी गैर से भी यह बच्चा पैदा कर लेती तो कोई कुछ नहीं कहता। यह जिसे पूरी कॉलोनी वाले मेरा पाप समझते हैं, इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं। अरे हम औरतें तो होती ही हैं कमज़ोर। बताइए, आप ही बताइए मालकिन, कोई गैर मर्द अधिक किसी औरत की ज़बरदस्ती इज्जत लूट ले तो उल्टा हुआ मर्द हुआ या औरत? पर नहीं, हमारे समाज में गलत सिर्फ औरत होती है। खैर, मर्द लोग औरत को जो समझते हैं सो तो समझते ही हैं, पर दुख तो इस बात का है कि औरतें भी औरत का मर्म नहीं समझती हैं। अच्छा मालकिन, गलती माफ़ कीजिएगा मेरी। मैं समझ गई कि मेरा दाना पानी यहाँ से भी उठ गया, पर मालकिन मैंने तो अपना धर्म निभाया है, अब ऊपर वाला जो सजा दे। बोलते बोलते रैना फपक पड़ी थी। कमला जी मौन रैना की एक एक बात सुनती रही थी। उन्हें भी लगने लगा था कि रैना कुछ गलत नहीं बोल रही। तभी रैना फिर बोली, अच्छा तो मालकिन मैं जाती हूँ, कहा सुना माफ़ कीजिएगा। अभी जाने के लिए रैना पलटने को ही थी कि कमला जी बोल पड़ी, हेटी तो देखो जरा, थोड़ा रहन सहन और चाल चलन के लिए टोक क्या दिया। लगी बोरिया बिस्तर समेटने। मैंने तुझसे जाने के लिए तो नहीं कहा है। रैना की आंखें कमला जी पर टिक गई थी। कमला जी फिर बोल पड़ी, देख मैं भी औरत हूँ, औरत के मर्म को समझती हूँ। मैंने तो सिर्फ यही कहा है ना कि अकेले मर्द के घर में तुझे नहीं जाना चाहिए था।
खैर छोड़, अच्छा यह बता, क्या सचमुच किसी ने तेरे साथ जबरदस्ती की थी? अगर की थी तो उसका नाम क्यों नहीं बता देती? रैना का चेहरा अजीब कातर सा हुआ। वह बोली, उसका नाम बता दूं तो मेरे माथे पर लगा दाग मिट जाएगा। अरे मैं तो थाना पुलिस भी कर देती मालकिन, पर अपने गांव की तारा को याद करके चुप हो गई। मुखिया के बेटे ने तारा का वही हाल किया था जो मेरे साथ हुआ। उसने तो थाना पुलिस में भी रपट लिखवाई थी, पर हुआ क्या, रात भर तारा को ही थाने में बंद रहना पड़ा था। और सारी रात मुखिया का बेटा तो आज भी छाती तान कर घूमता फिर रहा है, और बेचारी तारा को कुएं में डूबकर अपनी जान गंवानी पड़ी। मालकिन लोग मुझ पर ही लांछन लगाते कि सीधे साधे मर्द को मैंने ही फांस लिया। अच्छा मालकिन, बुरा तो लगेगा आपको, एक बात पूछूं? पूछ। अगर आपके पीछे मालिक ने ही मेरे साथ बदसलूकी की होती और मैं आपसे बोल देती, तो आप मुझे निकाल कर बाहर करती या मालिक को? मुझे ही ना। हाँ, 2-4 रोज मालिक से मुंह फुलाए जरूर रहती, फिर आप दोनों एक हो जाते। और बोलते बोलते फिर रैना पलक पड़ी थी। कमला जी ने गौर से रैना के चेहरे को देखा था। कुछ देर वैसे ही देखती रही, फिर जैसे ध्यान टूटा उनका, बोल पड़ी थी, अच्छा अब रोना धोना छोड़। देख तो कितना समय हो गया है, सारे काम ज्यों क्यों तय पड़े हैं। चल 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 कर पहले नाश्ता कर ले फिर। मालकिन का इतना बोलना था कि एक बार की फुर्ती से जाग उठी थी रैना में। आंसू पोंछती हुई वह तेजी से अंदर की ओर बढ़ गई थी।